इतना सुंदर, इतना बढ़िया, बिल्कुल मेरे ऊपर दीवाना कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे ज़िंदगी में उससे कभी अलग भी होना पड़ेगा कि इनको इनके बच्चे को बाहर फेंक दीजिए। अब ना मैं इनका किराया दूंगा, ना मेरा उनसे कोई मतलब है, लेकिन साथ रहने पर भी तो जीना दुभर है। मेरे घर में रहते हुए तुमने केस करने की हिम्मत की, समझिए टॉर्चर की वो दौर चालू हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये कानूनी लड़ाई मैंने बिना किसी की मदद के लड़ी। प्यार करे ज़रूर, लेकिन शादी। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति नैनी, मैं कटनी मध्य प्रदेश के रहने वाली हूँ और मेरी शादी लखनऊ में हुई। बचपन से मेरे पिताजी नहीं थे। मेरी माँ ने नौकरी करके स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया। जब मैं बड़ी हुई तो पहले शादी नॉर्मल अरेंज मैरिज, कोई बड़ी बात नहीं है अरेंज मैरिज की कि नॉर्मल लड़का देखने आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी होता है। और अब तो हम पढ़े लिखे समाज में है। मॉम डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन है, लेकिन आज रिटायर हो चुकी है। तो पढ़े लिखे माहौल है, लड़के लड़की को मिलने दिया जाता है, बात भी किया जाता है फ़ोन पर। तो हमने बात की, उसे बहस तो कुछ था ही नहीं। इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना अच्छा, बिल्कुल मेरे ऊपर दीवाना कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कभी ज़िंदगी में उससे अलग भी होना पड़ेगा। तो प्यार का जो इम्पैक्ट हमने बचपन से देखा फिल्मों में, और फिल्मों का मुझे बहुत बड़ा शौक़ था। तो उस ज़माने में सारी फिल्में देखी होगी, तो शाहरुख और सलमान आ चुके थे। प्यार का मौसम था, तो कुछ भी ऐसा ना था कि मेरे प्यार से रिलेटेड ना हो। तो वो एक इमेज बन जाती है, प्यार प्यार प्यार, लेकिन वो असलियत में होता ही नहीं है। मेरी शादी हुई। शादी होने के 1-2 महीने के बाद दहेज के कारण बहुत ज़ोर शोर से शादी हुई। दहेज भी दिया गया और बड़े अच्छे से हम आए अपने ससुराल में। मुझे वो सब चीज़ मिली जो एक बहू को मिलनी चाहिए। जीन्स पहनूं, कुछ भी करूं, कोई मेरे ऊपर बंद नहीं था, कारण मैं दहेज लेकर आई थी। दहेज लेकर आई थी, इसलिए मुझे 1-2 महीने अच्छे से रखा गया। लेकिन मेरे सासू माँ थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप के थे, तो छाती के ऊपर तो घूंघट रहना ही चाहिए उनके सामने। मैं ऊपर में रहती थी, तो जब भी नीचे, क्योंकि आंगन सामने था और लोग नया बहू को ना देखें इसीलिए। एक दिन क्या हुआ ना, ज़्यादा लंबा घूंघट पहनने के कारण मैं दीवार से टकराई और नाक से खून निकलने लगा। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा और मैं रूम में चले गई और मैं सो गई। तो मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे में आते हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे ही सासू माँ ने देखा कि ससुर बहू के रूम में जा रहे हैं, तो उन्होंने आके गले के पास से घूंघट लाकर मुंह को ढक दिया। मतलब 1 सेकंड के लिए भी अगर घूंघट उधर से इधर हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इस नॉर्मल ट्रेडिशनल फैमिली को तो लाइफ होती ही ऐसी। उससे चालू हुई। 2 साल बाद 2 बच्चे भी हो गए। जब 2 साल में 2 बच्चा हो गए तो ट्विंस के जैसे हो गए। तो उनकी परवरिश इतनी मुश्किल होती थी मेरे लिए। कभी कभी जब मैं किचन में खाना बनाती थी, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे दोनों टांगे पर लटके रहते थे, क्योंकि उधर फैमिली में सुबह का खाना बनाना ही है। एक पैर में बेटा और एक पैर में बेटी, और मैं रोटियां सेकती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद एमकॉम हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और मेरी हालत ऐसी हो गई है कि शायद जो बिना पढ़े लिखा व्यक्ति है वो भी इतनी परेशानियों के साथ अपने ससुराल में शायद ना रहे। और मुझे मेरे हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो शादी से पहले था। शादी से पहले इसीलिए था कि मैं दहेज लेकर आई थी। फिर समय चलता रहा, मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मैं इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समाज का इतना प्रेशर होता है। अगर आप थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास का हो तो इज्जत बहुत बड़ी। कॉलेज जाते थे, टोकरा लेकर जाते थे कि किसी के तरफ देखना ही नहीं, लड़के के तरफ तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो देखने से ही बदनाम हो जाएंगे। तो वो इज्जत लेकर ससुराल गई थी, और ससुराल में भी बस यही था कि निभाना निभाना। बस ऐसे करते करते मेरे लाइफ के 9 साल बीत गई, और जैसे जैसे समय बीतता मेरे हस्बैंड आज़ाद होते गए और मैं बंदी होते चली गई। बच्चों में, घरों में, परिवार में, जिम्मेदारियों में। जब कभी भी मैं किसी बात में जिम्मेदारियों के बोझ तला अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, बोलती हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए, चाहे तो घर में ही, चाहे बच्चे को स्कूल ले जाने में। लेकिन वो पूरी तरह फ्री हो गए कि बैंक में नौकरी करते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि अगर उनके काम में थोड़ा देर हो जाए, घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते, तो मेरे साथ मारपीट, घर में सामान ना लाना, अलमारी में ताला लगा कर जाना। 1 रुपये के बैलून भी मैं अपने बच्चों को खरीद कर नहीं दे सकती थी। और जब मैं उनसे कहती थी कि घर में पैसे छोड़ कर जाइए,
तो वो कहते थे मैं तो बैग में हूँ, रोज़ निकल लाऊंगा। कहते थे और तू कुछ नहीं कर सकती, अब तो शादी के 9 साल बीत गया, कानूनन अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे और मैं अब ऐसे ही रहूँगा। मेरे आज़ादी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती हो। और रोज़ की मार पीट, सामान फैलाना, मतलब मेंटली टॉर्चर तो इतना ज़्यादा था कि जैसे मैं खाने की थाली लाई और बोली आप खा लीजिए, इतनी देर से बात कर रहे हैं फ़ोन पर, कुछ खा लीजिए तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा और मेरा भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि आपको तो सिर्फ खाना है। किचन साफ करो, वो करो, फिर रात को मैं आपको इंटरटेन करूं, तो समझिए कि मेरे को कितना वक्त लगेगा। तो एक बार तो उन्होंने थाली मेरे ऊपर ही फेंक दिए थे। समझिए उनके जाने के बाद जब मैं साफ करती थी तो मुझे रोना आता था कि मैं किस रास्ते पर जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना परेशान मैं भी करवा चौथ रखती थी, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं करवा चौथ रख रही हूँ। नाक टूट रहा है, दांत टूट रहा है, जो मन में आता था वो करते थे। और फिर मुझे ये कहा जाता था तुम्हारी क्या बिसात है। मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने एक बार मेरे भाभी को कैंची फेंक कर मारी थी, उनकी सिर से खून निकला और फिर उनको गोद में उठाकर अस्पताल लेकर गए। तो मैंने कहा आप मुझे ये क्यों बता रहे हो, आपका क्या इरादा है, आप हथौड़ा फेंक कर मारिए, फिर मुझे भी गोद में उठाकर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब नहीं, ये अति हो गई है। आप मुझे दूसरों का उदाहरण दे देकर आप मेरे साथ ये करने वाले हैं। और फिर मैं 8-9 साल बाद में कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, तो वो हंसने लगा, बोलने लगा कि मैंने कानून पढ़ा है, 7 साल बाद डिवोर्स का कोई केस नहीं होता, बच्चे को और तुमको ऐसे रगड़ने दूंगा कि तुम समझ जाओगे। फिर बोले तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मायके में तुम्हें कोई नहीं रखेगा क्योंकि वो सब ट्रेडिशनल फैमिली से है, सब कहेंगे बस निभाओ। 7-8 साल से कोई बार हमारे बीच कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, फैमिली आई, फैमिली के साथ बात हुई, हाँ हाँ बोल दिया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो नहीं किया। जब नहीं किया तो हम जिनके घर रोज़ रोज़ जाएंगे तो वो लोग भी हमसे परेशान हो गए। जब नहीं किया तो मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्लोटेशन से निकलिए और दूसरों में जाइए, ये है कोर्ट, इसको कोर्ट कहते हैं। पुलिस तो इतने हैं कि आप स्टेशन जाते ही आपका रेप हो जाना, ये एक आम धारणा सबके लिए है, जाते ही आपका रेप हो जाना। तो आप समझिए कि मैं परेशान हो जाती थी। मैं 3 बार पुलिस स्टेशन गई लेकिन रिपोर्ट नहीं की, गेट तक जाती थी, फिर अपने आप को बहादुर होने का टैग लगाकर वापस आ जाती थी। फिर मैंने सोचा कचरी वालों फिर भी ठीक है, वकील से बात हुई, वाकई वकील बहुत अच्छे थे, उन्होंने उन बातों को समझा और मुझे कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा जब तक आपके मायके से मदद नहीं आती है और मैं आपका केस करूँगा। उस वक्त मैं उनके साथ रह रही थी और उनको जब नोटिस मिला तो समझिए कि क्या बम फटा होगा मेरे लिए कि मेरे घर में रहते हुए तुमने केस करने की हिम्मत की। समझिए टॉर्चर की वो दौर शुरू हुआ जो कल्पना भी नहीं की जाती। हमारे सोने के बाद कमरे में बंद कर देना, बच्चों को बंद कर देना, मतलब जो भी हो सकता था उन्होंने किया और कहा इसे अभी के अभी वापस लो। और फिर मैंने उसको वापस भी लिया और वापस लेने के बाद 2-3 दिन सब अच्छा था, उसके बाद फिर वही और उसके साथ साथ और एक, जाओ केस करो, देखते हैं कौन देता है तुम्हें। किसी के माँ बाप तुम्हें 2 बच्चों के साथ खिला नहीं पाएंगे, खिलाने वाला सिर्फ मैं हूँ। ना तुम नौकरी कर सकते हो 2 बच्चों के साथ, ना उनको छोड़कर जा पाओगे। मेरे लिए दूसरी शादी, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। ऐसे इतनी वेदना के साथ जब मुझे दोबारा करना पड़ा तो बस थोड़ा सा ऊपर वाला ने साथ दिया। मेरे मम्मी का भी कहना था कि अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो मैं हर महीना पहुंचाऊंगी, लेकिन केस मत करो, ये मत करो, इससे बड़ी बदनामी होगी। लेकिन साथ रहने पर भी तो जीना दुभर है, कैसे केस ना करूं। फिर मैंने केस करने की ठानी, आप देंगे तो भी, आप नहीं देंगे तो भी मैं केस करूंगी। और इसी बीच उनका ट्रांसफ़र हुआ और ये वहाँ ज्वाइन करने चले गए, अपना सारा सामान FD कपड़ा तक, और वहाँ जाकर मकान मालिक को फ़ोन किया, इनके बच्चे को सामान को बाहर फेंक दो, ना मैं किराया दूंगा ना मेरा उनसे कोई मतलब है। हम लोगों ने दूसरे जगह शिफ्ट की आंगन में। क्या कुछ हुआ कुछ पता भी नहीं चला।
एक कमरे में जितना जगह था सारे सामान रखे हुए थे और बहुत छोटा जगह में एडजस्ट करके रात बिताते थे। मकान मालिक ने लाइट बंद किया, पानी बंद किया तो शिफ्ट करना पड़ा। फिर वहाँ से कोर्ट की लड़ाई चालू की। उसके बाद हम कभी उसके पास वापस नहीं गए। ये कानूनी लड़ाई मैंने बिना किसी मदद के अकेली लड़ी। मैं हर पेशी में जाती थी। उन्हें जितनी भी एविडेंस ज़रूरत होती थी उसके लिए मैं पूरे दिन दौड़ती थी। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे और मैं एविडेंस के लिए दौड़ती थी। ऐसी कौन सी जगह ना हो जहां मैं ना दौड़ा हो। और ऐसे करते करते 2 साल लगी मुझे अपने न्याय पाने में। तभी मैंने कभी डिवोर्स का नहीं किया। घरेलू हिंसा और भरण पोषण के लिए, जिसमें मेरे मेंटेनेंस 3 साल में ही डिसाइड हो गया, जिसमें लोग मुझे अच्छे मिले। लॉयर ने मेरा केस बहुत अच्छा से लड़ा। घरेलू हिंसा का डिसीजन फाइनल होते होते मेरे हस्बैंड का कहना था कि अब मुझे तलाक दे दो और मैं नहीं रहूँगा। उसके बीच उनकी कई लोगों से संबंध बना और फिर उन्होंने एक महिला को लाया मेरे यहाँ। उससे मेरी तहकीकात करवाई कि मेरे साथ देने वाला कौन कौन है। पूरी बिल्डिंग में मेरी बहुत बदनाम करवाए। जो भी वो कर सकते थे कि मुझे तलाक दे दो बिना किसी मेंटेनेंस के, लेकिन फिर भी मैं अड़ी रही। बिना मेंटेनेंस की 1 टाइम सेटलमेंट में आपको तलाक नहीं दे सकता हूँ। और बाद में मुझे तलाक मिला, लेकिन तब तक मेरी शादी के 19 साल हो चुकी थी, यानी 8-9 साल तो मैं निभाने में लगाया। 2 साल में कोर्ट की लड़ाई लड़ी और फिर जाकर मुझे ये 1 टाइम सेटलमेंट मिली तलाक के बदले। और बदनामी उसमें बोनस, जिसके कांटे आज भी उगते हैं और आज भी मुझे पिन कर रहे हैं। आज भी उधर मेरा खून निकलते रहता है। जब तक अपने पति को छोड़कर आई है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो मैं यही कहूँगी कि एक लड़की को पहली बात तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरों पर डिपेंड ना मेंटली ना फाइनेंशियली होना चाहिए। हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जब ईश्वर ने ये बनाए हैं तो कैसे हम मान लेंगे कि अकेले हम नहीं जी सकते हैं। शादी आप तब करिए जब आपको साथी की ज़रूरत हो, पति की ज़रूरत नहीं। आपको पार्टनर चाहिए, जीवन को साथ देने वाला चाहिए, लेकिन आप उसे पति मत बनाइए। शादी ज़रूर करें, प्यार ज़रूर करें। मैं ये कहूँगी कि उसने मुझे झूठा प्यार किया, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया था, तो मुझे अपने प्यार में बहुत गर्व है। उनके प्यार में ना सही, अपने प्यार में बहुत गर्व है। मैंने उसे सच्चा दिल से प्यार किया था, लेकिन उसने बेवफाई की मेरे साथ। तो प्यार ज़रूर करें, लेकिन शादी सोच समझ कर करिए। आगे भी मेरा लक्ष्य, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल है। मेरा बेटा है, बेटी है, उनका रिस्पॉन्सिबल पूरी हो चुकी है लगभग। तो आगे की लक्ष्य है कि हर औरत को इस तरह मदद कर सकूं। अगर उसे कोर्ट में, कचहरी में कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ रहते रहते बहुत सारे फंडा में जान गई कि वो चीज़ कैसे होती है जल्दी। लोग जो 2 साल लड़ते हैं उसे असल में कैसे लड़ा जा सके, वो चीज़ मैं जानती हूँ। अगर आप में से किसी की भी किसी भी तरह का मदद चाहिए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। कोई बार मुझसे हुआ कि मुझे लगा कि मेरे पति का हाथ पकड़कर कहूँ कि बस अब नहीं, रहने दो, नहीं लड़ते हैं, तो वो बहुत बार मैं कमज़ोर पड़ी। तो मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर कोई कमज़ोर पड़ता है तो मैं उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके आसपास में कोई लोग ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली हुई होगी या फिर कुछ भी सीखने को मिली हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।